जो पैराग्राफ क्वेश्चन है अपने पास, तो उसने सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर एक माहौल बनाना चालू किया। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, ये H2O2 एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। निर्भर ये करता है कि इसके साथ में कौन है। क्योंकि जब वो डीसल्फाइडेशन कैरी आउट कर रहे थे तो उनका खुद का सल्फाइड बन गया, तो अपने को मुख्य रूप से सल्फेट ही मिलेगा। और अगर हमसे कोई कंपाउंड पूछ रहा था तो सल्फेट का जो कंपाउंड यहाँ बन सकता है दैट विल बी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने 2025 का जो पहला सवाल था उसको देखा था कि उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कैसे आई थी और किस तरीके से उस पूरे सवाल का हमारे पास थॉट प्रोसेस होना चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर 2025 के जो क्वेश्चंस आए थे उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन को बहुत इत्मीनान से हर एक चीज को समझकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बारी आती है दूसरे सवाल की। मैंने आपको ये पहले ही बात बताई थी कि अपने पास कुल मिला के INCHO के पेपर में 5 सवाल थे, जिसमें से 2 सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, एक सवाल पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर से था और बाकी के 2 सवाल जो कि कॉन्सेंट्रेशन की चीजों को लेते हुए, मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन यूज करते हुए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको लिखते हुए इकट्ठे सॉल्व करना था। तो उन सवालों में मोल कंसेप्ट कैसे लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे डील करना है, ये आप लोगों को भलीभांति बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। बट विदाउट राइटिंग दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस क्या आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो आज हम लोग इसी चीज की बात करने वाले हैं कि जो दूसरा सवाल था, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सवाल था, वो किस तरीके से अप्रोच करना है। एक चीज तो माननी पड़ेगी हमें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर पूरा का पूरा जो INCHO का जो पेपर था ना, उसकी लैंग्वेज पढ़ के यार मजा आ जाता है। मतलब कितने बढ़िया तरीके से, इत्मीनान तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, क्या माहौल बनाया जाता है और फिर छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ा जाता है। जेई मेंस, जेई एडवांस, इन सब के पेपर डिजाइनर को भी INCHO के पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। हमारा काम ही है सीखते रहना। तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल हमारे सामने आया था और उस सवाल को कैसे कैसे डील करना था। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैराग्राफ क्वेश्चन है अपने पास, तो उसने सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर एक माहौल बनाना चालू किया। देखिए माहौल क्या चल रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज अ इंपॉर्टेंट केमिकल, हम लोग अच्छे से जानते हैं H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। इज यूज्ड वाइडली, हाउस होल्ड में भी यूज हो रहा है एज वेल एज इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। अब क्या क्या यूजेस है उसने थोड़ा बहुत लिख के भी दिया है अपने को कि भैया हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन H2O2 का, दैट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक इन्फेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक एजेंट्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि H2O2 जो होता है, थोड़ी सी हम इसकी बात ही कर लेते हैं। आप जानते हैं कि H2O2 का स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों कुछ तो ऐसा सा होता है। आप सबने पढ़ा हुआ है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। एक खुली किताब, जैसे आपका जीवन एक खुली किताब है, वैसे ही एक खुली किताब की तरह H2O2 का स्ट्रक्चर किताब में, NCERT में बनाया जाता है कि कुछ तो ऐसा सा स्ट्रक्चर, एक खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। अब ध्यान से बातों को समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर O के पास दो लोन पेयर है बढ़िया तरीके से, और दोनों ही ऑक्सीजन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये भी -1 में होता है, ये भी -1 में होता है। अब अगर हम थोड़ा सा H2O2 को और बढ़िया तरीके से देखें तो H2O2 दोस्तों डीकंपोज होता है, स्वतः टूट जाता है। शीशा हो, दिल हो, H2O2 हो, मेरे भाई ये टूट जाते हैं। और जब ये टूटेंगे, जब ये टूटेंगे 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 तो ये देता है अपने को H2O और O2 मिल जाता है। अब हमें जो मेन चीज समझनी है कि H2O2 एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन भी निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर ये अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन निकाल रहा है तो यही नेसेंट ऑक्सीजन जो निकलता है ये जिम्मेदार होता है दोस्तों इसकी कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए। यही तो जिम्मेदार है, यही तो जिम्मेदार है इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा और सोचूं तो हमारी प्यारी प्यारी किताबों में, पुस्तकों में ये भी लिखा होता है
कि H2O2 बिहेव कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। और कारण शायद आप लोग बहुत आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि सर जी यहां पे O पे चार्ज कितना आ रहा है रे, -1। अगर O पे चार्ज -1 है तो बताओ मुझे कि कहां कहां वो जा सकता है। तो नीचे की तरफ -2 का दरवाजा खुला हुआ है। अरे हाँ ना तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो बोलो बोलो। नीचे की तरफ -2 का रास्ता खुला हुआ है। -2 मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, और अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। और देखो 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 देखो, यहां वो -1 में, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो जीरो में आ जाएगा, वो भी तो संभावना है ही। और अगर वो जीरो में आ जाएगा तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो कैसे बिहेव करता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 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 मगर बोर्ड पर, अरे देखो मगर बोर्ड पर क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, O2 O2 O2। तो यहां देखो, तो सर जी H2O2 एक बार जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो वो सर H2O बनाएगा, और जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा वो O2 बनाएगा। ये मैंने आपके सामने मोटा मोटा जो H2O2 होता है उसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर दी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि H2O2 जो है ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है सामने कौन खड़ा। अगर मान लो सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड खड़ा है हमारे, तो उस केस में H2O2 कैसे बिहेव करेगा यार, एक बेस की तरह, ये अपने अंदर से OH निकाल देगा। और अगर सामने एक बेस खड़ा है तब ये कैसे बिहेव करेगा, तब ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये अपने अंदर से H+ रिलीज कर देगा। तो ये बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। याद करो तुमने ऐसी ही कुछ कहानी नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ी थी। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद होंगी तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 के साथ H2SO4 भी लिया जाता था, और H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता था और HNO3 एक बेस की तरह बिहेव करता था। क्या ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें तुम्हें याद है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि समय आने पर HNO3 एसिड या बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंडेंट कि सामने कौन खड़ा है। और कहीं ना कहीं वही नियम मैं H2O2 के रिगार्डिंग भी तुम्हें बतला रहा हूं। ठीक है, अब यहां तक जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ था उसका हम लोगों ने अपना माहौल सेट कर लिया है, कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब देखो ध्यान से क्या बोलता है, अपने को आगे बोलता है मेरे भाई, देखो दिस प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ऑब्वियसली बात है, 2 पार्ट्स मतलब सब पार्ट्स काफी ज्यादा होंगे, 2 मुख्य पार्ट है, हर मुख्य पार्ट के कुछ सब पार्ट्स हैं। Is about some of the chemical properties of H2O2 which make it highly useful, and part 2 is on use of H2O2 for metal recovery from spent catalysts। ये क्या होता है, बहुत अच्छा एक चित्र बना हुआ दिखाई देगा अपने को। शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आइए इसका विश्लेषण चालू करते हैं। तो पहला सवाल अपन के सामने ये दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि सवाल पढ़ लें आप लोग एक बार, और सवाल पढ़ के थोड़ा सा पॉज करके चीजों के बारे में सोचिए कि ये चीज कैसे हो रही होगी। आइए देखते हैं। When H2O2 is mixed with a base, it forms a new ion A. Draw the Lewis structure of A. Write a balanced equation for the formation of A. तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि मेरे भाई H2O2 जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, अगर मैं H2O2 के सामने एक बेस लेकर आ रहा, तो बेस तो अपने अंदर से OH- लेकर आता है, बोलो हाँ या ना। और अगर बेस OH- लेकर आया है मेरे भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये देख लो, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। शायद तुम्हें दिख रहा होगा कि ये अपना H अगर रिलीज करेगा तो एक तो जल बन जाएगा, जल ही जीवन है। देखो देखो देखो, हाँ या ना बताओ मुझे। एक तो तुम्हारे पास जल बन जाएगा और साथ ही इसने अपना H+ दे दिया है, तो यहां क्या बनेगा, HO2 नेगेटिव। देख लो, तो तुम्हारे सामने इस तरीके से चीजें बनकर आ जाएंगी। तुम्हें इनका अगर फेज लिखने का मन कर रहा है तो फेज भी लिख सकते हो कि H2O2 एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, H2O बना है तो लिक्विड होगा, ये बना है तो एक्वस होगा। और
ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसका सेकंड पार्ट तो हो गया, है कि नहीं? मेरे भाई INCHO में भी ना आसान सवाल भी आते हैं। तो पहला तो NSCC क्वालिफाई करके इस लेवल तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि हाँ, आपको INCHO लिखने का मौका मिल रहा है। और INCHO में भी जो सब पार्ट्स होते हैं ना, उसमें बहुत आसान पार्ट्स भी छुपे हुए होते हैं। बस बात यह है कि आपको पैनिक नहीं करना होता है, क्योंकि लंबा सा, अपने को तो यार रील्स की आदत है ना, 30 सेकंड के बाद हमारा कंसंट्रेशन स्पैन ही खत्म हो जाता है। वहां लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसके हिसाब से अपने आंसर को देना होता है। तो आइए देखें यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है, ड्रॉ दी लुइस स्ट्रक्चर ऑफ ए, कि ए का लुइस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहां पर जो ये अपने को चीज मिल रही है, यही तो ए है। और अगर मुझे इसका लुइस स्ट्रक्चर बनाना है तो OOH और लोन पेयर लगाते चलेंगे और मेरे भाई जीवन का आनंद उठाते चलेंगे। तो यही तो हो गया आपका HO2 नेगेटिव, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले आपके सामने H2O2 की तस्वीर बनाई थी। अगर आप यहां से H+ को रिमूव कर देते हैं, तो H+ को रिमूव कर देते हैं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे? O के पास आ जाएंगे, और अल्टीमेटली O पे एक आपको -1 चार्ज भी दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो कहानी तो इतनी ही है। तो बताइए मुझे, क्या हम सब लोग इसके पहले पार्ट को सॉल्व करने में एकदम अच्छे तरीके से सफल हुए कि नहीं हुए? आसान था, बहुत सिंपल था। अच्छा, इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है। H2O2 इज अ वीक एसिड। देखो वीक एसिड है, पीके दिया हुआ, डिटरमाइन दी पीएच ऑफ 3%। तो आपको बस इससे मोलैरिटी निकाल लेनी है और मोलैरिटी के बाद पीएच आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस वाले पार्ट को आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है, और मैं उनको रिव्यू करूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ कोई बच्चा एकदम सही आंसर दे रहा है तो भैया दिल मेरी तरफ से, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का अगला पार्ट जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। When H2O2 is mixed with dilute solution of H2SO4, it forms solution X in which H2O2 is converted to species B। अब देखो हम एक मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें H2O2 भी है और साथ में H2SO4 भी है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि H2O2 एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, निर्भर ये करता है कि इसके साथ में कौन है। तो जो अपन ये मिक्सचर लिख रहे हैं, दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली X। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्यूशन में हमारे सामने जो H2O2 है उसका एक दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज कन्वर्टेड टू स्पीशीज बी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि स्पीशीज बी क्या होने वाला है? बताइए। अरे भैया H2O2 अपने अंदर से क्या करेगा? अगर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा। यहां H2SO4 से निकलने वाला एक H+ ज्यादा से ज्यादा वो अपने पास गेन कर लेगा। तो जो चीज मुझे बनती हुई दिख रही है कि अगर ये आपस में रिएक्शन में करा दूं इसकी, तो H2SO4 तो कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो अच्छे से, HSO4 माइनस में, हाँ या ना? HSO4 माइनस में अपना इसने एक H+ इसको दे दिया और ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा H3O2 पॉजिटिव में, इस तरीके से। अब सवाल ये बोलता है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी। तो फिर से अपन ने इसको बहुत आराम से सॉल्व कर दिया और भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि देखो अपने ऊपर कि रिएक्शन लिखते ही ऑलरेडी बैलेंस चल रही है। तो कहीं कोई टेंशन तो लेनी ही नहीं अपने को ना यार। अब अपन अगर बातचीत करते हैं कि सर ड्रॉ दी लुइस स्ट्रक्चर ऑफ बी, इसको लेकर आपके क्या ख्याल हैं? हम बी के लुइस स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाएंगे? तो क्या तुम लोग ट्राई करना चाहोगे एक बार? बी का क्या हुलिया होने वाला है, क्या फॉर्मूला होने वाला है, ये तो तुम्हें बतला दिया मैंने कि इट इज H3O2 पॉजिटिव। अब तुम्हारी बारी है कि इसको कैसे बनाओगे। अगर तुमने कोशिश कर ली, अगर तुमने कोशिश कर ली है तो एक कोशिश तो मैं भी कर लेता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कैसे बना होगा? अगर तुम्हारे मन में शंका आती है तो उसका भी निदान है अपने पास। निदान 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 मतलब हल है अपने पास, हल हल हल। अबे जोतने वाला हल नहीं, सॉल्यूशन वाले हल की बात हो रही है। आओ देखो मगर बोर्ड पे, ये
H प्लस आया होगा, ये H प्लस कहां से आया होगा, H2SO4 से आया होगा। और इस H प्लस जो कि गरीब है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दुखी है, हताश है, उदास है, निराश है, उसको 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 लोन पेयर चाहिए होंगे। और ये O, यही वाला O उसको अपने लोन पेयर दे देगा। और लोन पेयर देने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अगर तुम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में बनाना चाहो तो कर तो वो भी सकते हो। तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया इस तरीके से, तुमने मेरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया कि यहां पर इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे दिए थे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर तुम बॉन्ड के रूप में दिखाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, और O पे जो प्लस आएगा तो वही सेम चीज तो हो जाएगी। देखो, तो तुम अगर ये चित्र बनाओ तब भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, तुम अगर ये चित्र बनाओ तब भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, क्योंकि तुम नंबर के हकदार हो। तो किस तरीके से यहाँ पर हम सोच पा रहे हैं, क्या ये हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि H2O2 कैसे बिहेव करेगा, एज अ एसिड कब बिहेव करेगा, एज अ बेस कब बिहेव करेगा, ये निर्भर करता है कि सामने वाली पार्टी कौन सी है, ऐसे सोचने का। ठीक है, आओ चलें अगले सवाल पे। अब यहाँ मैं चाहता हूं कि थोड़ा साइड हो जाऊं ताकि आप लोग सवाल को कम से कम पढ़ तो लें कि क्या सवाल चल रहा है, क्या लिखा है उसने अपने सामने। राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग टू रिएक्शंस, है कि नहीं। When X is mixed with another colorless solution, it resulted in a yellow-brown color solution, which developed dark blue color on addition of starch, है कि नहीं। तो ये किसकी चर्चा हो रही है, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। When X is mixed with a manganese containing solution containing deep violet color, it is resulted in decolorization of the solution. आओ एक एक करके देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बातचीत करें यहाँ पर कि पहले वाले केस में हम लोग अपने x को, x मतलब अबे इस x की बात हो रही, तुम लोग पूरा ध्यान यहीं पे दो कि H2O2 H2SO4 आपस में मिक्स होके x बना रहे थे, और दिस x is mixed with another colorless solution, it resulted in a yellow brown color solution। भैया ये स्टार्च देख के सबके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ये सारी की सारी कहानी जो है ये किसके लिए हो रही है, Ki वाली रिएक्शन के लिए। Ki प्लस H2O2 प्लस एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में मेरे भाई हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तो अपन बहुत आराम से लिख सकते हैं। I माइनस जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, तो अगर I माइनस 1 ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना लेगा, देख लो, I2 बन जाएगा। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो H2O2 कैसे बिहेव करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो मैं आपको बतला चुका हूं कि मिलने वाली चीज क्या मिलेगी, अपने को H2O मिलेगी, और थोड़ा सा पोटेशियम बच जाएगा, सल्फेट बच जाएगा। उन चीजों को अगर मिला के कुछ बनाना चाहो तो तुम क्या बना दोगे, K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना है कि नहीं। और इस रिएक्शन को बैलेंस करना शायद बहुत ही आसान होने वाला है। आइए देखते हैं एक बार। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूं तो I-1 से I2 बना है, तो यहाँ 2I माइनस हो जाएगा, आयोडीन बैलेंस हो गया है, चार्ज बैलेंस कर ले तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर मैं आपके सामने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूं तो H2O2 से हमें क्या मिला है, H2O मिला है। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, वहां पर एक ही है, तो 2H2O कर लेते हैं, देख लो ध्यान से। अब यहां पर 2H है, वहां 4H है, H को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2H पॉजिटिव भी जोड़ देता हूं, और चार्ज बैलेंस उधर न्यूट्रल है तो यहां चार्ज बैलेंसिंग के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दूंगा। अब देखो ध्यान से, दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो चुकी हैं। अब अगर जोड़ के लिख दो अगर मैं, तो क्या बनेगा, देखो 2I माइनस प्लस H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस
I2 प्लस 2H2O, ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब I माइनस देखो किस फॉर्म में था, उनको वापस उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया 2KI, ये तो H2O2 ही रहने वाला है। और यहां देखो 2H प्लस मिलके एक H2SO4 बना रहे होंगे, तो एक अपने पास H2SO4 आ गया, और यहां अपने पास I2 है, 2H2O है, और जो आपने 2K एक्स्ट्रा जोड़ा था, एक सल्फेट आया था, वो मिलकर K2SO4 बन जाएगा। तो हमारी रिएक्शन भी तो पूर्ण रूप से बैलेंस हो गई। बताओ, तो कितना सिंपल रिडॉक्स बैलेंसिंग का सवाल हमें देखने को मिलता है INCHO में। ये मैंने इसका पहला पार्ट बैलेंस कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे वाले पार्ट को भी थोड़ा सा आप लोग सोचें, और कैसे बैलेंस होगा इसके बारे में क्या हम कुछ कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आइए दूसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं। When solution X is mixed with manganese containing solution having deep violet color, तो ये चर्चा किसकी हो रही है? आप और मैं दोनों लोग जानते हैं कि यहां बात तो किसकी हो रही है, MnO4 माइनस की हो रही है। इट रिजल्टेड इन द डीकलराइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एसिडिक मीडियम में आप लोग जानते हैं कि MnO4 माइनस Mn+2 बनाता है। अरे हाँ ना, तो बोल दो, MnO4 माइनस क्या बनाता है, Mn+2 बनाता है। अगर इस अप्रोच को लेते हुए अगर हम बैलेंस करेंगे कि MnO4 माइनस H2O2 H2SO4 ये बनाएगा अपने पास Mn2 प्लस, वैसे बनने वाली चीज MnSO4 हो जाएगी। आयनिक रूप में बैलेंस कर लेते हैं इसको, और साथ में अपने पास यहां पर अब ये +7 से +2 में आया है, तो इसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन हो रही है तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसे बिहेव करने वाला है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहां देखिए, यहां पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, तो उसने H2O बनाया था। यहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर तो होगा ही होगा, लेकिन मेन तो प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, O2 वाला होने वाला है। देख लो ध्यान से, ठीक है। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिएक्शंस लिखता हूं यहां पर, तो एक तो क्या बनेगा बताओ, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, और जो दूसरी रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, H2O2 से O2। और इन दोनों को बैलेंस करना तो शायद बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, आराम से बैलेंस आप लोग इन दोनों की कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा बैलेंस, क्यों होगा भैया, 4 ऑक्सीजन है, उसके लिए तुम्हारे मन में इच्छा आती है तो 4 H2O लगा दो। 8 H हो गए, उसके लिए 8 H प्लस लगा दो, और चार्ज बैलेंस कर लो। इधर कितना चार्ज, तो 8 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो टोटल 7 पॉजिटिव हुए। इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दूंगा तो दोनों साइड अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। इसको देखो, H2O2 से O2 बन रहा है, O ऑलरेडी बैलेंस है, यहां पर अपने पास 2H प्लस आ जाएगा। और अब यहां भी चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करने पड़ेंगे। अब दोनों को ऐड करने से पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करेंगे, तो इसको गुणा 5, इसको गुणा 2, और हमारा काम हो जाना चाहिए। इसके बाद देखो क्या क्या आएगा अपने पास, लिख लेते हैं एक बार, 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन तो उड़ जाएंगे, नीचे वाला 5 H2O2, ऊपर में आते हैं 2 Mn2 पॉजिटिव, 8 H2O, और नीचे में अपने पास 10 H पॉजिटिव प्लस 5 O2। कुछ ऐसा सा सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो इसे, तो तुम्हें क्या लगता है कि नहीं। और अब थोड़ा चीजों को बैलेंस कर लिया जाए, तो 16H पॉजिटिव है, यहां पर अपने पास 10H पॉजिटिव है,
तो इन दोनों को अगर हम नलिफाई कर दें तो 6H पॉजिटिव 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 gives us 2Mn2 positive plus 8H2O प्लस 5O2। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद तो आई थिंक आप लोग आराम से इसको बैलेंस भी कर लेंगे चीजों के हिसाब से, ठीक है। तो दो पार्ट थे और बहुत ही सिंपल तरीके से बैलेंस भी हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम पार्ट 2 पे आ गए। मुबारक हो भैया, पार्ट 2 आ चुका है। अब कुछ तो लंबा सा पैराग्राफ लिख के दे दिया उसने, थोड़ा पढ़ लो बे, इसी बहाने कुछ समय कटेगा अपना कि हाँ क्या क्या चीजें हो रखी हैं समझ में तो आए। तो क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यूजुअली कंटेन सल्फर कंपाउंड्स which are removed industrially using catalyst containing molybdenum, cobalt and nickel and their oxide supported on alumina. This process is called hydrodesulfurization. अच्छी बात है। After many cycles, these catalysts lose their activity due to formation of their respective sulfides and are disposed in landfills. However, metals can be recovered from these spent catalysts for effective recovery. These materials are ground into fine powder. Extraction of metal, this powder can be done by 2 methods. ठीक है, तो कैटलिस्ट कहीं दे रखी है और कैटलिस्ट से अपने मेटल को वापस रिट्रीव करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका रोस्टिंग प्लस लीचिंग एंड सेकेंड तरीका डायरेक्ट लीचिंग। ये दो कहानियां चल रही हैं। इसने अपने को थोड़ा समझा भी रखा है, देखिए ध्यान से, कि फ्रेश कैटलिस्ट हम लोगों ने लिया था और फ्रेश कैटलिस्ट जो है वो अपने अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए स्पेंट कैटलिस्ट, क्योंकि जब वो डीसल्फराइजेशन कैरी आउट कर रहे थे तो उनका खुद का सल्फाइड बन गया। तो स्पेंट कैटलिस्ट फिर उनको पाउडर बनाया गया, ग्राइंडिंग की गई, सीविंग की गई और स्पेंट कैटलिस्ट जो था उससे वापस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो तरीके, रोस्टिंग एंड विदाउट रोस्टिंग। तो ये लीचिंग विथ रोस्टिंग है, ये लीचिंग विदाउट रोस्टिंग है। अच्छा, विदाउट रोस्टिंग वाले में देखो केमिकल्स ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, H2O2 और H2SO4। यहां तो वाटर और H2SO4 हो गया, तो यहां दो दो केमिकल इस्तेमाल हुए हैं जबकि यहां पर H2SO4। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में से अगर मैं तुमसे पूछूं इस तरीके से कि मेरे भाई रोस्टिंग एंड लीचिंग का फायदा क्या है, तो वहां H2SO4 एक ही केमिकल इस्तेमाल हो रहा है और इस वाले केस में दो दो अपने पास केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो दिख रहा है अपने को। अच्छा, उसके बाद इसने अपने को उसका फ्लो डायग्राम भी बना के दिया हुआ है कि लीचिंग का स्टेप कैसे होने वाला है। तो जब हम लीच कर रहे हैं तो मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल, अमोनिया डाला, पीएच 11 रखा, तो अमोनियम मॉलिब्डेट पीबीटी की फॉर्म में अलग हो गया और हमारे पास फिल्ट्रेट बच गया। तो फिल्ट्रेट में यहाँ क्या क्या बचा होगा अपने पास, कोबाल्ट बचा होगा और निकल बचा होगा। उसके नीचे आते हैं तो हमने HCl और DMG यूज किया है। DMG के साथ आप जानते हैं निकल जो है वो रोजी रेड कलर का पीपीटी बनाता है, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो गया। फिर जो हमारा फिल्ट्रेट था वो लिक्विड लिखा हुआ है, NaOH ले आए अपन लोग, तो कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बना के अपना अलग हो रहा है और फिर हमारे पास कुछ और फिल्ट्रेट बच जाएगा। तो अपने जो तीन एलिमेंट्स थे मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल, तो मॉलिब्डेनम यहां निकल गया, निकल यहां निकल गया, कोबाल्ट यहां निकल गया। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि इस लिक्विड में क्या क्या बचा होगा, तो सर इस लिक्विड में हो सकता है थोड़ा मोड़ा अमोनियम आयन बच जाए, लेकिन यहां तुमने HCl डाल के जो एसिडिक मीडियम लेकर आए थे यहां पर, उसमें तुम्हारा अमोनियम साफ हो चुका होगा। तो अगर मैं बताऊं कि अमोनियम साफ हो चुका होगा तो एक Cl माइनस आया होगा, कुछ बचा होगा, थोड़ा बहुत सकता है DMG बच गया हो, उसके बाद Na प्लस बच गया हो और उसके बाद तुम्हारे पास OH माइनस बच गया हो जो तुम यहाँ पे डाल रहे थे। तो ये वो स्पीशीज हैं जो हमें आखिरी में इस लिक्विड में मिलेंगी, जिसको अपन वापस से क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ये तुम्हें ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। हो सकता है कि जो मेटल्स जिन्होंने जिस फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया था उसका भी तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा ही मिलेगा, बट उसकी मात्रा इतनी कम होगी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब सवालों पे आते हैं। तो सवाल पढ़ लो यार, कुछ तो खतरनाक सा सवाल लिखा हुआ है अपने सामने। A metallurgical plant received 10 kg of spent catalyst powder
to recover metals. As a trial, one staff tried roasting method for 1 kg of the catalyst molybdenum sulfide gets oxidized. तो molybdenum sulfide कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। वो अपने को बोल रहा है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रोस्टिंग ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। तो मेरे भाई कोबाल्ट का सल्फाइड होगा, निकल का सल्फाइड होगा, अगर तुम इसकी रोस्टिंग करोगे तो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में SO2 गैस निकल जाती है। यहाँ भी तुम्हारे पास निकल का ऑक्साइड मिल जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी। इसकी बैलेंसिंग कर लो तो 2 कोबाल्ट ऑक्सीजन 3 ले आओ, यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। बहुत सिंपल से रिएक्शन है। यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। तो हम लोगों ने इसका पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया और ये बहुत ही कॉमन सी सिंपल सी रोस्टिंग की रिएक्शंस होती हैं जो डिस्कस होती हैं अपने पास मेटलर्जी में। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ SO2 रिलीज्ड इन द अबव प्रोसेस एट द फर्नेस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमाउंट्स ऑफ दिया ही हुआ था, आप उससे रिलेट करके आराम से PV इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करिए और जिंदगी का मजा लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर कुछ तो कैलकुलेट द मोलैरिटी, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग खुद से करेंगे। जो यहाँ एक पार्ट लिखा है देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर स्पीशीज प्रेजेंट इन द फाइनल फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ स्टेप 3 ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। Assume that each precipitating reagent was added about 5% excess, क्योंकि हम जो precipitating agent डाल रहे हैं वो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बचा होगा अपने पास। At the metal precipitants were complete, तो क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ आप लोग के लिए ऑलरेडी लिखा है अपने पास कि Cl माइनस मिलेगा अपने को, DMG मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। ये 4 स्पीशीज जो दिख रही हैं ये अपने को यहाँ पर मिलेगी बढ़िया मात्रा में। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर लीचिंग की है, ये सब काम किया है, तो ये मुख्य रूप से आपको आपके फिल्ट्रेट में ये सारे स्पीशीज दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो अपने पास फ्लो चार्ट बना हुआ था इसमें अपन लोग साथ में H2SO4 भी तो डाल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये भी तो डल रहा, तो इसके कारण सल्फेट आयन भी आएगा लीच सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर मैं इसका आंसर लिखता हूं, ठीक, Na प्लस था, Cl माइनस था, OH माइनस था, सल्फेट आयन था, DMG था, ये सब आपको बचा बचाया यहाँ पर मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है अपने पास, द फाइनल फिल्ट्रेट इज कनेक्टेड बाय बॉइलिंग, concentrated by boiling, identify the compound which can be recovered in largest amount from this process। अब लार्जेस्ट अमाउंट में कौन मिलेगा अपने को? तो अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें यहां पर, आइए देखते हैं इस फ्लो चार्ट को। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने लीच सॉल्यूशन में सल्फेट भी लिया हुआ है, तो सल्फेट की मात्रा अच्छी खासी होगी और इन सब की मात्रा तो 5% के आसपास ही होगी। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें तो अपने को मुख्य रूप से सल्फेट ही मिलेगा। और अगर हमसे कोई कंपाउंड पूछ रहा था तो सल्फेट का जो कंपाउंड यहाँ बन सकता है दैट विल बी सोडियम सल्फेट। तो हमारा सॉल्यूशन धीरे धीरे सोडियम सल्फेट के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड होते चले जाएगा। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स रिमेनिंग फिल्ट्रेट कैन बी एडेड बैक टू वन ऑफ द स्टेप्स, स्टेप 1 2 3। हम फिल्ट्रेट को वापस से ऊपर की तरफ भेज के उसको रिसाइकिल करेंगे तो उससे अपने को क्या फायदा मिलेगा। अब इसका कुछ ऐसा यूज सवाल का क्लैरिटी नहीं मिलती है यहाँ पर कि आप कहाँ भेजते हो। सपोज आपके पास जो है फिल्ट्रेट निकल रहा है, अगर आप इस फिल्ट्रेट को वापस यहां भेजते हो तो आपको अमोनिया तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया फाइनली बच नहीं जाता बिकॉज आप HCl यूज कर रहे थे। अगर आप इसको निकाल कर यहां भेजते हो, तो अगर आप यहां भेजते हो तब इससे क्या फायदा होगा, तो शायद हाँ DMG का कंजम्पशन जो है वो आपको कम लगेगा। तो अगर मैं इसको रिसाइकिल करके स्टेप 2 में ऐड करता हूं, है कि नहीं, यहां देखें, तो अगर मैं इसको रिसाइकिल करके मैं एडेड इन द चूजन स्टेप 2, इट रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ DMG। बात समझ में आ रही है? एनहेंसेस यील्ड तो होगा नहीं, कॉन्टिन्यूशन कुछ कम हो नहीं रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और व्हेन एडेड इन अनदर स्टेप किस में ऐड करें बताओ,
अगर हम उसको स्टेप 3 में ऐड करते हैं तो वी कैन से कि इट रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ OH माइनस या NaOH, तो हम इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो OH माइनस कम बनेगा, कम चाहिए होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर अमोनियम मॉलिब्डेट जो होगा इसकी मात्रा ज्यादा मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव था कि बच्चा यहाँ पे क्या आंसर देता है। तो हमने एक क्योंकि कंजप्शन वाला डाल दिया है तो एक ये वाला भी डाल देते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप में डालेंगे तो हमारा जो कॉन्टामिनेशन है अमोनियम मॉलिब्डेट का काम चालू हो जाएगा। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीचिंग ओवर रोस्टिंग प्लस लीचिंग प्रोसेस, मार्क एक्स इन द बॉक्स फॉर द एप्लीकेबल स्टेट। इसमें हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग रोस्टिंग प्लस लीचिंग कर रहे हैं। तो जो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीचिंग कर रहे थे तो हम लोग ज्यादा मात्रा में केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जबकि ये बोल रहा है कि इट रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ एज इनपुट केमिकल्स। ये तो कंप्लीट तरीके से गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीचिंग में ज्यादा मात्रा में H2O2 भी यूज कर रहे थे और H2SO4 भी यूज कर रहे थे, जबकि रोस्टिंग वाले में कम से कम H2O2 की जरूरत तो नहीं पड़ रही थी ना यार। तो ये तो बेनिफिट वहां चल ही रहा था। अच्छा, it prevents the formation of dash as a waste product। अब देखो ध्यान से यहां पर इस वाले में और इसमें अंतर क्या हुआ, रोस्टिंग करते टाइम यहां पर SO2 गैस रिलीज हुई होगी जो पॉइजनस गैस है, एसिडिक गैस है। वो फायदा यहां मिलेगा अपने को कि यहां पर हम लोग इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ SO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और हमें फॉर्मेशन आखिरी में सोडियम सल्फेट मिल रहा था ऐसा बाई प्रोडक्ट। हमने देखा यहां पर लिखा भी था हम लोगों ने कि सोडियम सल्फेट इज यूज्ड is recovered in the largest amount, तो byproduct is sodium sulfate for only the leaching process। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है, जिस पूरे क्वेश्चन में दोस्तों हमने इसके जो सब पार्ट्स थे उसमें केमिकल रिएक्शंस कैसे अप्लाई हो रही थी और क्या उसके पीछे का थॉट प्रोसेस हो रहा था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा हो तो आप उसको थोड़ा पॉज करें और फिर उसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम लोग कुछ अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू वेरी मच।